हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि करण का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया था और वो रूही को सबक सिखाने के लिए उसे डीपली किस कर रहा था। लगभग 20 मिनट बाद जब रूही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो करण ने उसे खुद से दूर कर दिया। रूही के होठों की लिपस्टिक अब करण के होठों के आसपास फैली हुई थी। रूही हाँफते हुए अपनी सीट के पीछे सर टिकाकर बैठ गई। दोनों की ही सांसें बहुत तेज चल रही थी। करण धीरे से बोला, वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा था तुम्हें छोड़ने का, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। अब इसके आगे। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। रूही को इस वक्त करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पैर पटकते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। वो अपने अंदर की आग शांत नहीं कर पा रही थी और कमरे में इधर से उधर तेज़ी से चक्कर लगा रही थी। लेकिन करण आज मन ही मन बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन आज उसने इस घमंडी लड़की की बोलती बंद कर दी। आज के बाद वो उसके सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचेगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। कुछ देर बाद वो भी अपने कमरे में चला गया, जहाँ एक और झटका उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर करण की आंखें फैल गई। उसने देखा रूही एसी चलाकर आराम से बेड पर लेटी हुई थी और करण को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर उस सोफे को ही पूरा फाड़ डाला था जिस पर करण सोया करता था। सोफे से निकली फोम पूरे कमरे में जगह जगह फैली हुई थी। ये सब नज़ारा देखकर करण ने गुस्से में अपनी आंखें छोटी कर ली और कमरे के अंदर आकर सबसे पहले कमरे का एसी बंद करके उसकी जगह हीटर ऑन कर दिया और खुद भी जाकर बेड पर लेट गया। उस वक्त तो रूही कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ ही देर में उसे पसीना आने लगा। वो खड़े होकर एसी ऑन करने लगी, लेकिन तभी करण ने हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर गिरा दिया। ये देखकर एक पल के लिए रूही घबरा गई। करण ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर बोला, बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारी सारी गर्मी निकाल सकता हूँ। बार बार मुझे मजबूर मत करो कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर बैठूं जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। 6 फीट 2 इंच की हाइट वाला करण देखने में जितना हैंडसम था, गुस्से में इस वक्त वो उतना ही खतरनाक लग रहा था। लेकिन रूही भी अपने माँ बाप के जाने के बाद बिल्कुल ढीठ हो चुकी थी। वो भी कहाँ इतनी जल्दी घुटने टेकने वाली थी। उसने घूर कर करण की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है, अभी के अभी एसी ऑन करो। करण ये देखकर शौक रह गया कि ये लड़की अब भी उस पर चिल्ला रही थी। उसने रूही का हाथ छोड़ा और बेड से उठते हुए बोला, तुम्हारी गर्मी तो मैं अभी दूर कर देता हूँ। ये बोलकर उसने साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और उसका सारा पानी रूही के सर पर डाल दिया और बोला, उम्मीद है अब तुम्हारे शरीर की गर्मी और दिमाग की गर्मी दोनों शांत हो जाएंगी। और हाँ, दोबारा मेरी परमिशन के बिना एसी चलाने की कोशिश भी मत करना। यह बोलकर वो अपने गले से टाई निकालने लगा। कुछ तो रूही वैसे ही पसीने से गीली हो रही थी और अब करण ने पानी डालकर उसे और भी गीला कर दिया था। उसने अपनी पैनी नज़रों से करण की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर तो रूही को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके तन बदन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। वो गुस्से से करण की तरफ झपटी और अपने दोनों हाथों से करण के बाल पकड़ लिए और उन्हें खींचते हुए बोली, आज मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे परेशान करने में। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। करण ये देखकर बहुत चक्का रह गया। रूही ने उसके बाल इतने कसकर पकड़े हुए थे जैसे आज उसके सर के सारे बाल ही उखाड़ देगी। एक बार को तो दर्द से करण की चीख निकल गई। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? कोई इस वक्त उस बेचारे से पूछ कर देखे। रूही चिल्लाते हुए बोली, जब से माँ बाप गए हैं मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। एक से एक पागल मिल रहे हैं, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर उसकी पकड़ करण के सर पर और मजबूत हो गई। लेकिन चाहे वो कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, इतने अट्टे कट्टे आदमी का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। अगले ही पल करण ने झटके से रूही को बेड पर धकेल दिया और सीधा नीचे झुककर रूही के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे उल्टा हवा में लटकाकर बेड पर खड़ा हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रूही को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ।
लेकिन अगले ही पल उसे होश आया कि उसका शरीर हवा में झूल रहा है। उसने देखा करण बेड के ऊपर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रूही ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसे अब अपने टूटे हुए पैर और हॉस्पिटल का बेड नज़र आ रहा था। करण ने रूही की तरफ देखा और गुस्से में बोला, अगर चिल्लाने की कोशिश भी की तो दोनों पैर पंखे से बांधकर पंखा चला दूंगा। रूही के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर करण गुस्से से बोला, ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है, तुम प्यार से मानने वाली लड़की नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करना। करण बोलने जा रहा था, लेकिन रूही की हालत अब बोलने लायक भी नहीं बची थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो लड़की जो हर चीज़ में करण का मुकाबला करने को तैयार रहती थी, उसे यूँ लगातार रोते देखकर करण का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उससे जल्दी से रूही को सीधा किया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी करण ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। रूही उसकी बाहों में सर छिपाए रो रही थी। ये देखकर करण ने भी एक पल के लिए अपना ईगो और गुस्सा साइड में रखकर उसे गले से लगा लिया। वो रूही की पीठ सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम भी क्यों बार बार मुझे गुस्सा दिलवाती हो? वो बोल ही रहा था, तभी रूही झटके से करण से दूर हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो करण का मुंह नोच ले। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और करण की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, आइंदा मुझे हाथ लगाने की या मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, समझे? ये शादी मेरे लिए एक मजबूरी से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या डील हुई थी। ये बोलकर वो गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। करण मुंह खोले उसे जाते हुए देख रहा था। इतना कुछ हो गया, लेकिन इस लड़की का घमंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर ये किस बात का इतना घमंड दिखाती है? मेरी ही गलती है जो मैंने इससे प्यार से बात की। ये बोलकर उसने ज़ोर से बेड पर लात मारी और सर पकड़कर बेड पर लेट गया। रूही ने उसके सिर को इतनी बुरी तरह से नोचा था जिससे उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। दूसरी ओर रूही गार्डन में जाकर झूले पर बैठ गई। उसका सर अब भी घूम रहा था। वो मन में करण को 1000 गालियाँ निकाल रही थी। ये सब सोच सोच कर कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। जितना ज़िद्दी करण था, रूही भी उतनी ही ज़िद्दी थी। दोनों बस एक दूसरे को परेशान करने का मौका ढूंढते रहते थे। दादी, जिनकी पारखी नज़रों से ये सब छिपा नहीं था, वो दूर बैठी रूही को देख रही थी, जो अकेले बैठकर रो रही थी। ये देखकर एक पल को उनका मन हुआ कि वो रूही से बात करे, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने खुद को रोक लिया। सुषमा जी चाय लेकर दादी के पास आई। उन्हें परेशान देखकर सुषमा जी ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान सी क्यों दिख रही हैं? कोई बात है क्या? दादी ने कहा, मैं सोच रही हूँ, भले ही हम रूही को पसंद नहीं करते, लेकिन आखिर अब वो है तो हमारे घर की बहू ही। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। करण ने हमसे बिना पूछे शादी कर ली। कहीं हम इस बात का गुस्सा रूही पर निकाल कर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे? जब हम करण से बात कर सकते हैं तो रूही से क्यों नहीं? मुझे लगता है उसे भी एक मौका तो देना ही चाहिए। वो दोनों रूही और करण के रिश्ते को एक मौका देने की बात सोच रहे थे। वहाँ रूही के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो खुद को कोसते हुए बोली, इससे शादी करने से तो अच्छा होता उस दिन मैं अपनी जान ही दे देती। कुछ भी हो, मैं अब और इसके साथ नहीं रह सकती। मैं आज ही इसके घर वालों को सब बता दूंगी। ये सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चली गई, जहाँ दादी और सुषमा जी बैठे हुए थे। रूही ने दोनों के पैर छुए। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दोनों ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे अपने पास बिठा लिया। ये देखकर रूही हैरान रह गई। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, क्या हुआ, रो क्यों रही थी? करण से झगड़ा हुआ है क्या? ये सुनकर रूही ने नज़रें नीचे झुका ली। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो दादी के गले लग गई।
दादी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मैं जानती हूँ करण का गुस्सा थोड़ा तेज़ है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर पत्नी चाहे तो वो प्यार से अपने पति को अपने काबू में रख सकती है। हम जानते हैं कि तुम दोनों ने हमसे बिना बताए शादी तो कर ली है, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते में प्यार जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। दादी की बातों का रूही के पास कोई जवाब नहीं था। दादी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, एक बार सोच कर देखो, क्या ऐसी ही ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम दोनों ने शादी की थी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों अपना रिश्ता बर्बाद कर लोगे। सुषमा जी ने उसे समझाते हुए कहा, अगर रिश्ता बनाया है तो उसे निभाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि तुम अपने और करण के रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करो। हम तुम दोनों को साथ में खुश देखना चाहते हैं। माँ बाप को खो देने के बाद आज इतने सालों बाद रूही के सर पर किसी ने इतने प्यार से हाथ फेरा था। उससे देखा दादी और सुषमा जी उसे बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। ये देखकर रूही की उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई और वो अपना सर हाँ में हिलाकर अपने कमरे में चली गई। आज उसने और करण ने डिनर भी नहीं किया था। उसने देखा करण बेड पर सोया हुआ था। रूही बिना कुछ बोले बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गई। उसने गुस्से में सोफ़ा फाड़ तो दिया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अब उसे करण के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। करण और रूही की शादी को अब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन दोनों आज भी एक दूसरे के लिए उतने ही अजनबी हैं जितने शादी के पहले दिन थे। और ये बात दादी नोटिस कर रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी था। पहले तो उन्हें लगा था कि दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार तो क्या, प्यार की ज़रा सी हलचल भी नहीं थी। करण भी अब रूही से सिर्फ काम की ही बात करता था और रूही भी बिना किसी बहस के चुपचाप उसका काम कर दिया करती। लेकिन कहते हैं ना, आग और पेट्रोल दोनों पास पास रहेंगे तो आग लगना तो तय है। आज सुबह करण गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने रूही को तकिया समझकर अपना पैर उसके ऊपर रख लिया। सुबह जब रूही की आँख खोली तो उसने देखा करण का हाथ उसकी कमर पर था और उसका एक पैर रूही के दोनों पैरों पर था। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से करण की तरफ देख रही थी। उसने ज़ोर से करण के पैर पर अपने दूसरे पैर से एक किक मारी, लेकिन करण पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उठना तो दूर, वो तो हिला भी नहीं। ये देखकर रूही को एक और आइडिया आया और वो शरारती अंदाज में खुद से बोली, ये तो बेहोश होकर सोया पड़ा है, क्यों ना आज इसे पीटने का अपना सपना पूरा कर लूँ। ये सोचकर उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और पूरा दम लगाकर करण की पीठ पर इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि करण चीखते हुए उठकर बैठ गया। ये देखकर रूही घबरा गई। अगर इस राक्षस को पता लग गया कि मैंने इसे मारा है तो आज सच में मुझे पंखे से लटका देगा। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करण अपनी कमर को सहलाते हुए गुस्से से रूही को देख रहा था। वो अच्छे से जानता था कि रूही ने ही उसे मारा है और अब वो सोने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं भी इसे ऐसे छोड़ूंगा नहीं। वो उसे घूरते हुए बोला, तो तुम्हें बहुत नींद आ रही है? लेकिन रूही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही आंखें बंद करके लेटी रही। करण उसे देखकर बोला, अच्छा है, मैं भी सो जाता हूँ। ये बोलकर वो रूही के बिल्कुल करीब आकर लेट गया और अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छिपा लिया। ये देखकर रूही की सांसें और तेज़ी से चलने लगी, जिसे करण साफ साफ महसूस कर पा रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रूही काफ़ी देर तक तो आंखें बंद करके शांति से लेटी रही। अब क्या करती बेचारी, उसका नाटक उस पर ही भारी पड़ रहा था। लेकिन अब करण का चेहरा धीरे धीरे उसकी गर्दन से नीचे की तरफ जा रहा था। ये देखकर रूही ने सोचा, भाड़ में गया नाटक, इससे अच्छा तो यही है कि ये मुझे पीट ही ले। ये सोचकर उसने अपनी आंखें खोल ली और ज़ोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाते ही करण ने उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर लिया और रूही के ऊपर आकर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे मत चिल्लाओ, नहीं तो मम्मी पापा को लगेगा कि हम उन्हें दादा दादी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर रूही पलके झपकाते हुए उसे देखने लगी। वो खुद से बोली, कितना बेशर्म आदमी है
कुछ भी बोले जा रहा है। उसने ज़ोर से करण के हाथ पर काट लिया, जिससे करण ज़ोर से चिल्लाया और अपना हाथ पकड़कर बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। रूही ने उसकी हथेली पर बहुत ज़ोर से काटा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। रूही के दांतों के निशान उसकी हथेली पर छप गए थे। मौके का फ़ायदा उठाकर रूही जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई और दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए बोली, अब तुम भी मत चिल्लाओ, वरना सब गलत समझ लेंगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि करण को समझ ही नहीं आया। वो चिल्लाते हुए बोला, कभी तो बाथरूम से बाहर आओगी, आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो समझ गया था रूही बहुत ही टेढ़ी कीर है, इसे काबू में कर पाना इतना भी आसान नहीं है जितना वो सोच रहा था। कुछ देर बाद रूही तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकली, लेकिन करण उस वक्त कमरे में नहीं था। यह देखकर रूही ने चैन की सांस ली। वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही करण कमरे में आ गया। ये देखकर रूही का मुंह हैरानी से खुल गया। करण उसके और करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम क्या मुझे पान समझती हो जो चूना लगाकर भाग जाओगी, और मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। दोनों ने देखा कि दादी दरवाजे पर खड़ी दोनों को अजीब नज़रों से देख रही है। ये देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। करण ने रूही को कंधे से पकड़ लिया और हकलाते हुए बोला, दादी आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। दादी को देखकर रूही के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या हो रहा था यहाँ? दादी ने पूछा। करण हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं दादी, हम दोनों तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये सुनकर रूही भी शर्माने का नाटक करने लगी। वो मन में सोच रही थी, क्वालिटी टाइम, वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ तो सिर्फ वॉर हो सकती है। दादी जानती थी कि दोनों नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। उसने करण की तरफ देखा, जो अभी भी नाइट ड्रेस में ही खड़ा हुआ था। तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? दादी ने पूछा। नहीं दादी, जाना है ना, बस मैं तैयार होने ही जा रहा था। ये बोलकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। रूही भी दादी के साथ साथ ही कमरे से खिसक गई। कुछ देर बाद करण तैयार होकर बाहर हॉल में आया। उसे देखकर रूही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आखिर वो आज की लड़ाई की विनर जो थी। आज उसने 2 बार करण को सबक सिखाया था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। उसे हंसता देखकर करण का खून खौल उठा। आखिर वो एक आदमी है और ये लड़की बार बार उसे चुनौती कैसे दे सकती है। ये सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन अभी इस गुस्से का कोई फायदा नहीं था। ये सोचकर वो चुपचाप खाना खाने बैठ गया। रूही उसे चिढ़ाते हुए बोली, आज तो नाश्ता करने में मज़ा आ गया। ये सुनकर करण ने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ा ली। उसका मन तो कर रहा था कि वो खाने के साथ साथ रूही को भी खा जाए, लेकिन वो इस वक्त मजबूर था। सबके सामने उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो अपने गुस्से को ठंडा करते हुए बोला, इतना ही अच्छा लग रहा है तो चुपचाप खाओ। लेकिन अब करण का नाश्ता करने को मन नहीं था, इसलिए वो बिना नाश्ता किए ही टेबल से उठ गया और कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसका पैर रूही के दुपट्टे में उलझ गया और वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही औंधे मुंह फर्श पर गिर गया। ये देखकर सब लोग घबरा गए और करण की तरफ दौड़े, लेकिन रूही अब भी मज़े से खाना खा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए करण की तरफ देखा, लेकिन घर के सब लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे। ये देखकर वो भी भागती हुई करण के पास पहुँची और भोलेपन का नाटक करते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? वो धीरे से करण के कान के पास जाकर बोली, अगर कहीं लगी है तो जानवरों के डॉक्टर को फ़ोन करो। लेकिन इतने से गिरने से करण को क्या होने वाला था? वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और रूही को घूरते हुए बोला, बहुत स्मार्ट समझ रही हो ना खुद को, अब ये स्मार्टनेस ऑफिस में चलकर दिखाना। ये बोलकर वो सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंच गए। अपने कैबिन में जाकर करण ने बिना रूही की तरफ देखे उससे पूछा, बताओ आज का क्या क्या शेड्यूल है मेरा? यह सुनकर रूही थोड़ा सीरियस हो गई और बोली, अभी मैंने सेट नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। उसका जवाब सुनकर करण गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ काम करने आती हो या मेरे साथ जुबान लड़ाने?
करण को अब रूही को नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। उसने घूर कर रूही की तरफ देखा और बोला, अगर अगले 10 मिनट में तुमने शेड्यूल सेट नहीं किया तो तुम्हारी अगले 3 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। वे सुनकर रूही का मुंह खुला रह गया। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। एक तो करण ने उसे इतना महंगा फ़ोन दिलवा दिया था, जिसके पैसे भी हर महीने उसे अपनी सैलरी में से ही देने थे, और पूरा महीना उसके और भी खर्चे थे। वो सब वो कैसे मैनेज करेगी? ये सब सोच सोच कर उसे टेंशन हो रही थी। लेकिन इस वक्त वो करण को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि गलती उसी की ही थी। ये सोचकर वो फटाफट से अपने काम में लग गई। करण कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। अचानक वो रूही की तरफ देखते हुए बोला, 10 मिनट पूरे हो गए। ये सुनकर रूही मुंह बनाते हुए बोली, 5 मिनट और दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। उसकी बात सुनकर करण अपनी सीट से खड़ा हुआ और रूही की आंखों में देखते हुए बोला, मेरे लिए टाइम की बहुत वैल्यू है, जो तुम जैसे लोगों को कभी समझ नहीं आएगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नज़र ज़मीन को छू रहे रूही के दुपट्टे पर पड़ी, जिससे अटककर कुछ देर पहले ही वो गिरा था। वो रूही से बोला, हमारे ऑफिस की एक यूनिफॉर्म है, आज से तुम भी सबकी तरह वही पहनोगी, और मीटिंग शुरू होने में 15 मिनट हैं। जल्दी से यूनिफॉर्म पहनकर मीटिंग रूम में आओ। ये बोलकर वो हवा की रफ्तार से कमरे से गायब हो गया। रूही आंखें फाड़े उसे जाते हुए देख रही थी। करण ने उसे फरमान तो जारी कर दिया था कि 15 मिनट में यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आओ, लेकिन वो यूनिफॉर्म इतनी जल्दी लाएगी कहाँ से? वो सोच ही रही थी कि इतने में ही एक लड़की कैबिन में आई। उसके हाथों में एक बैग था। वो बैग वो रूही को देते हुए बोली, मैम, ये करण सर ने आपको देने के लिए कहा है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर किया है कि आप आज से ऑफिस में यही ड्रेस पहनेंगी। रूही ने उसके हाथ से बैग लिया और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वो जानती थी कि करण उसका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर सीधे मीटिंग रूम में चली गई। उसके रूम में पहुंचते ही एक बार को सबकी नज़रें उस पर टिक गई। रूही वैसे ही देखने में बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से ये ड्रेस उस पर बहुत जच रही थी। अमन, जो कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट का हेड था, उसकी पहले ही दिन से रूही पर नज़र थी। मन ही मन वो रूही को पसंद करने लगा था, लेकिन रूही हर वक्त करण के साथ रहती थी, इसलिए अमन को अब तक रूही से अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल पाया था। उसके मुंह से अचानक ही रूही के लिए निकल गया, व्हाट अ ब्यूटी। उसकी बात सुनकर करण की भौहें तन गई। उसने गुस्से से अमन की तरफ देखा। ये देखकर अमन ने नज़रें नीचे झुका ली। रूही भी उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गई। करण ने खुद को नॉर्मल किया और मीटिंग शुरू की, लेकिन मीटिंग के दौरान भी अमन की नज़रें बस बार बार रूही को ही देख रही थी, जिसे करण ने नोटिस कर लिया था। रूही आज लग ही इतनी अट्रैक्टिव रही थी कि एक पल के लिए करण भी उससे नज़र हटाना भूल गया था। लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि ये लड़की कैसे बात बात पर उसकी बेइज्जती करती है और उसे नीचा दिखाती है। ये सोचकर उसने रूही को दोबारा पलट कर नहीं देखा, लेकिन उसे अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसका ध्यान मीटिंग में कम रूही पर ज़्यादा था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई और करण अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। रूही भी उसके पीछे पीछे कैबिन में आ गई। रूही ने आज अपने बाल खोले हुए थे और वो बार बार अपने हाथों से अपने बाल ठीक कर रही थी। ये देखकर करण उसे घूरते हुए बोला, ये मेरा ऑफिस है, कोई मॉडलिंग करने का रैंप नहीं है जहाँ तुम बाल खोलकर कैट वॉक करती घूम रही हो। अभी के अभी अपने बाल बांधो और जैसे और लड़कियाँ यहाँ काम करती हैं वैसे ही शराफत से अपने काम पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर रूही बुरी तरह चिढ़ गई। उसे करण की बात अच्छी नहीं लगी। वो तो कपड़े बदलते वक्त उसके बालों की रबड़ बैंड गलती से वहीं वॉशरूम में रह गई थी और इसलिए उसे बाल खुले छोड़ने पड़े। और उससे कब मॉडलिंग की, शराफत से अपना काम ही तो कर रही थी। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन तभी करण ने रूही की उंगली को उसके मुंह पर रखते हुए कहा, कोई उल्टा जवाब देने की सोचना भी मत, नहीं तो अभी तो सिर्फ 3 दिन की ही सैलरी काटी है, आगे तो खुद समझदार हो। ये बोलकर वो दोबारा अपने काम में लग गया। रूही मन ही मन उसे गालियाँ निकाल रही थी। आगे इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहें मेरे यानी नेहा के साथ। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।
कल फिर से मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।